नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखो ये कह रहा है कि इमल्सन गिवन है डिफरेंट, कौन सा किस टाइप का होता है। तो वन बाय वन अपन डिस्कस करते हैं। तो उससे पहले एक बार ये भी चर्चा कर लेते हैं कि इमल्सन होता है क्या। सो बेसिकली इमल्सन जो है ये दो टाइप का होता है। एक्चुअली लिक्विड डिस्पर्स्ड इन लिक्विड होता है, डीपी और डीएम दोनों ही लिक्विड होते हैं ना। दो टाइप के होते हैं, ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल। मतलब क्या हो गया, ये डीपी है और ये डीएम है। इसके एग्जांपल्स में जो है वो मिल्क है और वेनिसिंग क्रीम है। और वाटर इन ऑयल के एग्जांपल में जिसमें बटर है ना, और ये क्या नाम से है, कोल्ड क्रीम आता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा कौन सा करेक्टली मैच है, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो उसके बेसिस पे अपन देख लेते हैं। मिल्क एक फेमस इमल्सन है और मिल्क में इमल्सिफायर कौन है ये भी आप याद रखिएगा। मिल्क में इमल्सिफायर होता है केसिन प्रोटीन, ये इमल्सिफायर का काम करते हैं। इमल्सिफायर क्या होता है, इमल्सिफायर होता है जो दोनों फेजेस के बीच में, डीपी और डीएम के बीच में जो इंटरफेस टेंशन होता है, सरफेस टेंशन टाइप का सा इंटरफेस टेंशन, इसको रिड्यूस करता है। इंटरफेस टेंशन रिड्यूस करता है डीपी और डीएम के बीच में। कौन, इमल्सिफायर। सरफेक्टेंट जैसा इसका काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलॉइडल साइज को लेकर के है, कोलॉइड की क्या सीन रहता है। तो जब भी हम दो चीजों को मिक्स करते हैं, सिंपली वी कॉल इट डिस्पर्सन और मिक्सचर। ये दो कैटेगरी में हो सकते हैं, एक होता है होमोजेनियस, एक होता है हेटेरोजेनस। होमोजेनियस में जो आता है वो आता है ट्रू सॉल्यूशन, जिसको हम सिंपली सॉल्यूशन बोलते हैं। हेटेरोजेनस में दो आते हैं, एक आता है कोलॉइड, अनदर इज सस्पेंशन। अब इनमें जो डिफरेंशिएशन है वो है पार्टिकल साइज के बेसिस पे। अगर पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से छोटा है तो ट्रू सॉल्यूशन है, और अगर 1000 नैनोमीटर से बड़ा है तो वो सस्पेंशन है। तो कोलॉइड कौन सा होगा, कोलॉइड होगा जो इन दोनों के बीच में होगा। 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच में जो है वो होता है कौन, कोलॉइड। तो अक्सर आता रहता है, दो चीजें ध्यान रखना, किसकी साइज है ये डीपी की साइज है। तो क्वेश्चन ये आता है कोलॉइड क्या है, कोलॉइड इज ए हेटेरोजेनस सिस्टम इन विच पार्टिकल साइज ये वाली होती है। तो दोनों बातें हमेशा याद रखना, हेटेरोजेनस और ये पार्टिकल साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा लायोफिलिक सॉल है। तो कोलॉइड का क्लासिफाई या सॉल का क्लासिफाई करने का हमारे पास एक तरीका ये भी होता है, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। किस बिहाफ पे करते हैं अपन ये होता है भाई डीपी और डीएम के बीच में इंटरेक्शन कितना है। अगर इंटरेक्शन खूब है, इंटरेक्शन ज्यादा है, सो वी सिंपली कॉल लायोफिलिक। और इंटरेक्शन अगर नेग्लिजिबल है तो हम लोग ये कहते हैं कि ये लायोफोबिक है। लायोफिलिक कौन से सॉल होते हैं, जितने भी नेचुरल है ना वो सारे इधर आएंगे, ब्लड नहीं, वो नेगेटिवली चार्ज होता है। नेचुरल में कौन सा, जैसे गम अरेबिक है, स्टार्च, जिलेटिन, समटाइम्स हीमोग्लोबिन, इसको भी कंसिडर किया जाता है, सेलुलोज, ये सब। लेकिन ध्यान रखना भाई ब्लड नहीं है, ब्लड जो है ना वो लायोफोबिक सॉल होता है। इसके अलावा मिल्क, फोक, ये सब इसमें आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा एनायनिक मिसेल बनाता है। तो मिसेल कौन बनाता है, जिसमें दोनों पार्ट हो, लायोफिलिक भी हो और लायोफोबिक भी हो, है ना। तो टेल जो है, मैं बोल रहा हूं टेल जो ऑर्गेनिक की जो चेन है हमारे पास, ये जो है ये लायोफोबिक नेचर में होती है, ये लायोफोबिक नेचर में होती है। और अगर उसमें कोई आयंस है तो ये लायोफिलिक पार्ट बनाता है। तो देखो आपके पास दो टाइप के ऑप्शंस हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव। आपको क्या समझ में आ रहा है, क्वेश्चन आता है, ये तो दिख ही रहा है ये लायोफोबिक है और ये लायोफिलिक पार्ट है। तो बात ये आती है कौन कैटायनिक बनाएगा, कौन एनायनिक बनाएगा। तो आप उसकी स्ट्रक्चर देखें, ये छोटे वाले आयन है, छोटा कौन है, अगर छोटा एनायन है, एनायन अगर छोटा है तो इसका मतलब कैटायन लंबी टेल वाला होगा। अगर कैटायन छोटा है तो एनायन लंबी टेल वाला होगा। तो आप यहां पर एक बात ये देख सकते हैं, एनायनिक मिसेल कौन बनाएगा, ये वाला जिसमें कैटायन छोटा हो। कैटायन छोटा हो मतलब जैसे ये वाला एग्जांपल पड़े हमारे सामने, C15S35 COONA, ऐसे खूब सारे COO- Na+, तो ये एनायनिक मिसेल बनाएगा। इसी टाइप से अगर मान लो ऐसे आ जाए कोई भी सिटाइल ट्राई मिथाइल डोडोसाइल ये करके अमोनियम क्लोराइड, इस टाइप का आ जाए, तो ये देखो एनाइन छोटा है और ये कौन सा मिसेल बनाएगा, कैटायनिक मिसेल बनाएगा। इसी टाइप से नेक्स्ट एग्जांपल है R, ये बेंजीन रिंग है, SO3Na, तो इसमें भी यही कंडीशन है, ये कोई अल्काइल ग्रुप है और ये यहां लास्ट में SO3- और ये Na+, तो कैटाइन छोटा सा है,
एनाइन बड़ा है तो ये एनाइनिक मिसेल बनाएगा। तो कौन एनाइनिक मिसेल बनाएंगे? फर्स्ट टू दोनों ऑप्शंस बनाएंगे, थर्ड विल बी आंसर। देखो मिसेल से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें फर्स्ट ऑप्शन में आपको दिया गया है CH3 CH2 15 N प्लस, है ना, मिथाइल 3 Br माइनस। सेकेंड ऑप्शन में आपको क्या दिया गया है? CH3 CH2 11 OSO3 माइनस Br माइनस Na प्लस, सॉरी। एंड थर्ड ऑप्शन में आपको क्या दिया गया है? CH3 CH2 6 CW माइनस Na प्लस। एंड फोर्थ ऑप्शन में आपको दिया गया है CH3 CH2 11 N प्लस, 3 मिथाइल है, एंड Br माइनस। यहां पर मैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड दो बातें आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। वो दोनों बातें ये है कि भाई पहली बात तो एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा कैटायनिक सरफेक्टेंट है, कौन सा एनायनिक सरफेक्टेंट है, तो इसको पहचानने का आप तरीका सीखो। क्या मैंने पहले एक पॉइंट बताया था, क्या ऐसे देखना आप माइनस और प्लस, और एक ये देखना प्लस और माइनस। आप देखना एक कैटायन होगा एक एनायन होगा, तो जिसमें लंबी टेल है ना, जिसमें लंबी टेल है वो कौन सा आयन है, उसी से मिसेल डिसाइड होता है। तो इसमें देखो ये क्या होगा? एनायनिक सरफेक्टेंट होगा, और ये क्या होगा? कैटायनिक सरफेक्टेंट होगा। क्यों? इसमें कैटायन जो है वो टेल वाला है, इसमें एनायन है वो टेल वाला है। तो पता कैसे चलता है? फर्स्ट ऑप्शन को देखो आप, एनायन छोटा सा है कैटायन खूब बड़ा है, तो ये कैटायनिक सरफेक्टेंट है। इधर देखो कैटायन छोटा सा है एनायन बड़ा है, ये एनायनिक सरफेक्टेंट है। कैटायन छोटा सा है एनायन बड़ा है, एनायनिक सरफेक्टेंट है। इधर देखो एनायन छोटा सा है कैटायन बड़ा है, तो ये कैटायनिक सरफेक्टेंट है। तो फर्स्ट एंड फोर्थ कैटायनिक सरफेक्टेंट है, सेकंड एंड थर्ड एनायनिक सरफेक्टेंट है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि मिनिमम सीएमसी किसकी होगी? तो सीएमसी दो फैक्टर पे डिपेंड करती है, एक तो 1 चेन की लेंथ, और दूसरा होता है सीएमसी प्रोपोर्शनल टू 1 पोलैरिटी ऑफ डीएम, है ना, जो कि जनरली काम नहीं आता, फिर भी इंफॉर्मेशन है, याद रहे तो बढ़िया, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। तो सीएमसी मिनिमम किसकी होगी? सीएमसी मिनिमम होने के लिए चेन लंबी से लंबी होनी चाहिए। अब आप लंबी चेन देखो तो इसमें देखो कितने कार्बन है, आप काउंट करो, इसमें कितने कार्बन है वो काउंट करो, इसमें कितने कार्बन है वो काउंट करो, इसमें कितने कार्बन है वो काउंट करो, तो आपको पता चलेगा कि सबसे ज्यादा कार्बन यहां पे। तो यहां पे क्योंकि कार्बन मैक्सिमम है, कार्बन मैक्सिमम है, तो चेन लंबी है, तो सीएमसी मिनिमम होगी, फर्स्ट हमारा आंसर होगा। अगर पूछ लेता सीएमसी मैक्सिमम किसकी होती, तो इसकी हो जाती। सीएमसी मैक्सिमम मतलब टेल सबसे छोटी, तो सबसे छोटी टेल इसकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एम्स में आया था 2005 में। ये क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा इन 4 कंपाउंड्स में से कौन सा कंपाउंड मोस्ट सुटेबल है टू डिस्पर्स बेंजीन इन वाटर। तो बेंजीन के अंदर डिसॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा कौन होगा? तो लाइक डिसॉल्व्स लाइक, कौन किस में डिसॉल्व होगा? बेंजीन क्या है भाई? नॉन पोलर सॉल्वेंट है। अब नॉन पोलर, क्योंकि बेंजीन नॉन पोलर है, तो ये किसको पसंद करेगा? जो नॉन पोलर होगा। अब अपन यहां पर ऑप्शन वाइज देखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में देखो लंबी चौड़ी टेल है, और इधर देखो इसका आयोनिक पार्ट है ना। सेकंड ऑप्शन के देखो दोनों तरफ आयोनिक पार्ट है, CW माइनस Na प्लस, उधर भी वही CW माइनस Na प्लस। एक बार थर्ड ऑप्शन को छोड़ दो, फोर्थ ऑप्शन में देखो ये टेल है, इधर रिंग है, और इधर क्या है? Cl माइनस। तो इधर देखो ये पोलर है, सॉरी नॉन पोलर, 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 नॉन पोलर, पोलर, नॉन पोलर, सारे पार्ट्स हैं इन सब में। तो ये तो दोनों इश्यू है। लेकिन थर्ड जो ऑप्शन है इसमें क्या है? लंबी चौड़ी टेल है, रिंग है, और CH3 है, तो इसमें कोई भी पोलर पार्ट नहीं है, मतलब कंपाउंड बहुत अच्छा नॉन पोलर है, और बेंजीन को यही पसंद आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा सरफेक्टेंट नहीं है। तो सरफेक्टेंट की पहचान क्या होती है? हमेशा ध्यान रखना भाई, कोई भी जो सरफेक्टेंट होगा ना वो दो फेजेस, सरफेक्टेंट, कोई भी जो सरफेक्टेंट होगा ना वो दोनों फेजेस में की इंटरफेस पे जाके एब्जॉर्ब हो जाता है। मतलब मान लो इधर ऑयल है उधर वाटर है, तो उसके दोनों पार्ट होंगे। एक वाटर वाला जो हाइड्रोफिलिक होगा वो वाटर में रह जाएगा, हाइड्रोफोबिक जो होगा वो ऑयल में रह जाएगा। तो उसके पास दोनों पार्ट होने चाहिए। सरफेक्टेंट का क्राइटेरिया है इट मस्ट हैव हाइड्रो या लायोफिलिक एज वेल एज लायोफोबिक पार्ट, फोबिक पार्ट। तो मतलब पोलर एंड भी होना चाहिए, नॉन पोलर एंड भी होना चाहिए, नॉन पोलर एंड पोलर एंड दोनों होने चाहिए।
तो इसमें देखो फर्स्ट ऑप्शन में बिल्कुल लंबी वाली टेल है C15, देखो आप, है ना, तो वो तो उधर टेल है ही, नॉन पोलर है, और इधर देखो आयोनिक पार्ट भी है, तो आयोनिक पार्ट क्या हो गया, पोलर हो गया, तो दोनों है। थर्ड ऑप्शन में देखो टेल है लंबी चौड़ी, इधर देखो आयोनिक पार्ट है, तो उसमें भी दोनों पार्ट है। फोर्थ ऑप्शन में देखो टेल है लंबी चौड़ी, नॉन पोलर है, इधर देखो आयोनिक पार्ट है, लेकिन सेकंड ऑप्शन में देखो आयोनिक पार्ट नहीं है, मतलब लायो सॉरी भाई, सेकंड ऑप्शन में नॉन पोलर पार्ट तो है लेकिन पोलर पार्ट मिसिंग है, इसलिए सेकंड ऑप्शन जो है वो सरफेक्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कोलोइडल सोल है, उसको आप डार्क एटमॉस्फेयर में रखा है, उस पर आप एक लाइट जो है वो पास कर रहे हो, तो जो पाथ है कोलोइडल पार्टिकल्स की वजह से स्कैटरिंग होती है लाइट की, और जो पाथ है वो बिल्कुल लुमिनेटेड हो जाता है। क्वेश्चन ये है कि ये कौन सा इफेक्ट होता है, ऑफ कोर्स टिंडल इफेक्ट होता है, बचपन से पढ़ रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बात यह है टिंडल इफेक्ट के सराउंडिंग में हम करते हैं, और क्या क्या टिंडल इफेक्ट से लेकर के हमसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो टिंडल इफेक्ट है, ये सबसे इसका बड़ा जो सिग्निफिकेंस है, ये ट्रू सोल्यूशन एंड कोलॉइड को लेकर के है। ये इन दोनों में सॉल है, सोल्यूशन नहीं है, तो ये इन दोनों को डिफरेंशिएट करता है। ट्रू सोल्यूशन जो है वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता, जबकि सॉल करता है, ये सिग्निफिकेंस है। तो NaCl सोल्यूशन से पास करोगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट बात ये आती है कंडीशन, कब ये होगा। अगर लायोफिलिक और लायोफोबिक में मैं चर्चा करूं, लायोफिलिक लायोफोबिक में, तो लायोफिलिक जो होता है उनमें टिंडल इफेक्ट बिल्कुल नियरली नेग्लेजिबल होता है, नहीं के बराबर होता है, लायोफोबिक में बहुत अच्छा होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है, तो इसके लिए दो डिफरेंट कंडीशंस होती है। पहला कि डीपी और डीएम दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस में डिफरेंस खूब सारा होना चाहिए। एंड सेकंड ये होता है कि जो लाइट आप यूज ले रहे हो उसका वेवलेंथ, और दूसरा साइज किसका, डीपी पार्टिकल का, इसकी रेंज जो है वो सेम होनी चाहिए, सेम रेंज में होना चाहिए। ये एनसीईआरटी के दोनों स्टेटमेंट है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो चार्ज पर बेस्ड नहीं है, है ना, तो टिंडल इफेक्ट चार्ज पर बेस्ड नहीं है। अब टिंडल क्यों नहीं है चार्ज पर बेस्ड, क्योंकि टिंडल इफेक्ट एक ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है। अच्छा, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी कैसे डिसाइड हुई है, अपन ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं कि टिंडल इफेक्ट जो है वो लाइट की स्कैटरिंग से रिलेटेड है, और डीपीओ डीएम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस में डिफरेंसेस होने चाहिए अच्छे खासे, और पार्टिकल साइज जो है कोलॉइडल डीपी की वो, और अपकमिंग जो लाइट है उसकी, दोनों की वेवलेंथ जो है वो सेम रेंज में होनी चाहिए। ठीक, नाउ बाकी दोनों तीनों टर्म्स भी डिस्कस कर लेते हैं। कोएगुलेशन क्या होता है, डीपीओ डीएम का सेपरेट हो जाना, डीपीओ डीएम का सेपरेट हो जाना। अब सेपरेट कैसे हो सकता है, लायोफोबिक सॉल में चार्ज होगा, तो चार्ज है तो डिपेंड कर रहा, कोएगुलेशन का मतलब होता है, कोएगुलेशन का मीनिंग होता है डीपी और डीएम का सेपरेशन, इन दोनों का सेपरेट होना। अब अगर चार्ज्ड है, अब अगर मान लो डीपी पे कोई चार्ज है, तो ऑपोजिट इलेक्ट्रोड आप, ऑपोजिट इलेक्ट्रोलाइट आप इसके अंदर ऐड कर दीजिए, तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, न्यूट्रल होते ही ये सेटल डाउन हो जाएगा। नाउ इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं, फील्ड लगा देंगे तो क्या होता है, मान लो कोलोइडल पार्टिकल पे चार्ज है ये वाला, है ना, तो जो डीपी पे चार्ज होगा डीएम पे इसका उल्टा होगा, ये डीएम पे चार्ज होगा और ये डीपी पे चार्ज होगा। अब आप अगर फील्ड लगा दोगे तो होगा क्या, ये ऑपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ जाने लग जाएंगे, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये भी एक कोएगुलेशन का तरीका भाई, ध्यान रखना। और लास्ट पूछ रहा है इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। इलेक्ट्रोऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस का मतलब सॉल्वेंट का मूवमेंट होना है, और इलेक्ट्रो मतलब फील्ड लगाना है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि आप यहां पे क्या करते हैं ना, कि एसपीएम लगा देते हैं, एसपीएम लगा देते हैं, तो एसपीएम के थ्रू ओनली डीएम के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो माइग्रेट करेंगे, ओनली डीएम, डिस्पर्सन मीडियम ओनली मूव करेगा। इसको, इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में सरफेस केमिस्ट्री से रिलेटेड ये क्वेश्चन आता रहता है कि डिफरेंट सॉल के लिए, एक मान लो आपको सॉल दे दिया, जैसे आर्सेनिक सल्फाइड सॉल दिया है, तो उसके लिए डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स आपको गिवन है, और पूछा जा रहा है विच वन इज द मोस्ट सुटेबल, विच हैज हाईएस्ट कोएगुलेशन पावर, हाईएस्ट कोएगुलेशन वैल्यू, इस टाइप के क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो हार्डी-सुल्ज रूल है, क्या कहा था हार्डी-सुल्ज ने, हार्डी-सुल्ज रूल, इन्होंने क्या कहा था कि आपके पास कोई सॉल है लायोफोबिक, है ना, क्योंकि चार्ज तो उसी पे होगा, ये आपके पास कोई सॉल है और मान लीजिए ये नेगेटिवली चार्ज्ड है,
जो कि है ही नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि हमारा जो कंसिडरेशन है इस क्वेश्चन के लिए वो है कौन सा, आर्सेनिक सल्फाइड सोल, जो कि फेमस नेगेटिव सोल है। डबल डिकम्पोजिशन से इसको प्रिपेयर किया जाता है, आर्सेनिक ऑक्साइड में H2S पास करते हैं तब। अब इसको कोएगुलेट करने के लिए मैं क्या यूज लूंगा कि मेरे को यहां पे, क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है तो सामने से मेरे को पॉजिटिव चार्ज यूज लेना है। तो इधर से जो इलेक्ट्रोलाइट आ रहा है, उस इलेक्ट्रोलाइट की वैलेंसी कितनी है, मान लो कैटायन की वैलेंसी कितनी है, +n बोल देता हूं मैं। तो इस n की जितनी ज्यादा वैल्यू होगी उतनी ही ज्यादा कोएगुलेशन पावर होगी। कैसे, 1 by 1 अपन देखते हैं। लाइक कि फर्स्ट A1 जो है उसमें है पोटेशियम आयन, कैल्शियम 2+ आयन, एल्यूमिनियम 3+ आयन और SN4+ आयन। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना, यहां पर तो चलो इस केस में तो कोई लफड़ा नहीं है, क्योंकि चारों के चारों एनाइन क्या है, क्लोराइड है। आप ये देखना कि आपका इफेक्टिव आयन कौन सा, कंसिडरेशन में कौन रहने वाला है। कैसे, मतलब क्या हुआ इसका, ये कौन सा सोल है, नेगेटिव, तो इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ कैटायन पे नजर रखनी है। एनाइन कौन है हमें कोई मतलब नहीं इस बात से। तो कैटायन में आप देखो, अगर मैं पोटेशियम आयन यूज लूं तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आई विल रिक्वायर 6, अगर कैल्शियम यूज लूं तो आई विल रिक्वायर 3, अगर मैं एल्यूमिनियम यूज लूं तो आई विल रिक्वायर 2, और ये यूज लूं तो ये 1.5 सफिशिएंट होगा, है ना, +6 चार्ज हो जाएगा। ठीक, तो आप देखो सबसे कम कौन चाहिए, ये वाला सबसे कम चाहिए, तो ये सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो पावर इसकी मैक्सिमम हो गई है, इसकी पावर हो गई है मिनिमम। यही हार्डी-सुल्ज़ रूल कहता है कि जो कोएगुलेशन पावर है ये प्रोपोर्शनल होता है किसके, वैलेंसी या फिर चार्ज के। और भाई ये जो रिक्वायर्ड वैल्यूज लिखी है ना अपन ने, ये बताता है किसको, कोएगुलेशन वैल्यू को। अब आप एक बार सोच के देखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम में आता रहता है, गलती हो जाती है, हम ध्यान नहीं देते हैं, कोएगुलेशन पावर पूछिए कि वैल्यू पूछिए। तो कोएगुलेशन वैल्यू किसको कहते हैं, इसको कहते हैं। तो कोएगुलेशन वैल्यू आप देखो क्या सीन है, उल्टा हो गया, इसकी कोएगुलेशन पावर मिनिमम है तो वैल्यू मैक्सिमम है। तो कोएगुलेशन वैल्यू एंड कोएगुलेशन पावर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और अगर न्यूमेरिकली हमें अगर जरूरत पड़े तो कोएगुलेशन वैल्यू क्या होती है, मिलीमोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल इन लीटर। तो 1 लीटर सॉल के लिए कितने मिलीमोल्स चाहिए, मोल्स नहीं मिलीमोल्स चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि ब्लड की क्लोटिंग को लेकर के है कि हमारे कहीं पर भी कट लग गया मान लो, और उस पे फेरिक क्लोराइड अप्लाई कर देते हैं तो उस समय जो क्लोटिंग हो जाती है, ब्लड का जो है फ्लो है वो स्टॉप हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, तो एक पॉइंट ध्यान रखना, ब्लड बहुत बार ये कॉमन एरर हो जाती है कि ब्लड जो है ना भाई वो एक नेगेटिवली चार्ज्ड सॉल है और हीमोग्लोबिन एक पॉजिटिवली चार्ज सॉल है। ठीक है, तो ब्लड क्योंकि एक नेगेटिव सॉल है और इसको कोएगुलेट करने के लिए ऑपोजिट चार्ज हमें रिक्वायर्ड होगा। तो जब आप फेरिक क्लोराइड ऐड करोगे तो इससे आने वाला Fe+3 जो है वो इसको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा मतलब कोएगुलेट हो जाएगा। तो जो ओपनिंग है जहां से ये ब्लड बाहर आ रहा है वहां पे क्लोट बन जाएगा और उसके चलते ब्लड जो है वो फ्लो हो रहा है वो रुक जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा।